Okay, all right, friends. So today we'll be discussing paper 1, section 2, topic number 2, that is making of the constitution. तो स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन है, comment on the constituent assembly was one party body in an essentially one party country. The assembly was the Congress and Congress was India. ये कोट था ग्रैनविल ऑस्टिन का. स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ दिख रहा है. ओके यार, पढ़ लो प्लीज कोई तो. श्रीकांत, कैन यू प्लीज रीड? अरे मेरे माइक में ना थोड़ा प्रॉब्लम आता है बीच बीच में. हेलो. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ. ठीक है. और कोई पढ़ना चाहेगा क्या? मैकियावेली, पूजा. आई टू रीड बट सम मतलब पीछे से गाना चल रहा है तो वो आ जाएगा आवाज. वैसे हमको पढ़ने में दिक्कत नहीं है. हम आप लोगों को सुनाई पर दे रहा है क्या गाना? उससे आ डिस्टरबेंस रहा नहीं हो है रहा है ना? गाना तो नहीं आ रहा है भाई, आप पढ़ सकते हो. अच्छा ठीक है ठीक है. ओके, लेट मी ओपन. दिख रहा है ना स्क्रीन पे वैसे? नहीं, हम अपना ही ओपन कर देते, इसमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा. एक सेकेंड. ठीक है. या क्वेश्चन इज comment on the constituent assembly was one party body in essentially one party country. वही ना, ग्रैनविल ऑस्टिन वाला है पहला. हेलो. हाँ हाँ वही है. ठीक है ठीक. Indian National Congress was the leading or dominant party during the time of independence. मतलब इंडिपेंडेंस के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस था डोमिनेंट पार्टी. सही बात है. Thus it dominated the constituent assembly. Around 80% member of constituent assembly were from कांग्रेस पार्टी. अच्छा, कभी स्लो या फास्ट करना हो तो बीच में बोल दीजिए. हम पहला एक्सपीरियंस है तो उतना पता नहीं. 80% इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे. ठीक है. Due to the lower representation of other party in constituent assembly, it was criticized as Congress constitution या Congress assembly. So criticism मिल गया कि सिर्फ. However, Congress on those times was not only a major, not only a party but manifestation of majority of the people. उस वक्त मतलब majority people सब उसी में थे. In interim election, Congress 69% of seat. सही बात है. Congress also consist many ideologies, socialist, communist, leftist, rightist, conservative, liberals, मतलब सब थे. हिंदू महासभा से लेके राइट लेफ्टिस्ट सब थे. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, हाँ, कम्युनिटी वाइज भी सब थे. हिंदू, सिख, मुस्लिम, उसके अलावा ट्राइबल, वीमेन. 10 दो कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टी इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. इट रिप्रेजेंट्स ऑल सेक्शन ऑफ द, मतलब ये जो क्वेश्चन था उसको ऑप्टिमिस्टिकली एंड किया इन्होंने. ठीक है. वही हमने भी लिखा है कि मतलब ये ग्लू था जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजी को टुगेदर रखता था. ज्यादातर प्रोविजंस एक ऐड कर सकते हैं इसमें कि ज्यादातर प्रोविजंस जो थे कंसेंसस या कंसेंसस से हुए थे. केवल कुछ है जो फ्यू वोटिंग से होते हैं. अपना जीएसटी काउंसिल भी तो इसी तरह का है. तो ये अच्छा उदाहरण है. बाकी मतलब इसे इतर हम लोग दूसरा दूसरा चीज में उसको यूज करते हैं जीएस के आंसर में. टाइम वाज नॉट कंड्यूसिव टू होल्ड इलेक्शन. उस वक्त टाइम कंड्यूसिव नहीं था. उसके अलावा एक अच्छा सा पॉइंट है कि केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने लोग लोगों के द्वारा खुद को दिया हुआ है. एनीवन नोइंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल नेवर चैलेंज इट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस. आदित्य निगम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक टेक्स्ट है विदाउट ऑथर. तो ठीक है. एक पीएस सर है, उन्होंने जोड़ा है ग्रैनविल ऑस्टिन. 4 लीडर्स नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड मौलाना आजाद थ्रू देयर कमांडिंग ग्रिप ऑन द कांग्रेस constituent virtual oligarchy within the assembly. इन्होंने क्रिटिसिज्म जोड़ा है. कांग्रेस के पास 69% बिल्ट इन मेजोरिटी. इट जंप्स टू 82% आफ्टर द पार्टीशन.
एक प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी हैं, उन्होंने बोला है द कांग्रेस पार्टी मीटिंग्स बिकेम मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम मॉक असेंबली वेयर डिस्कशंस अराइव्ड एट बाय द कांग्रेस पार्टी मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी मीटिंग्स वेयर रजिस्टर। इन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म लिखा है कि सिर्फ कांग्रेस का ही चल रहा था, उसमें भी कुछ खास मेंबर्स का। Dr. B.R. Ambedkar credited the smooth sailing of the draft constitution in the assembly to the Congress party for the discipline in the brought in the assembly। बी आर अम्बेडकर ने मतलब इसको प्रेज किया कि ये डिसिप्लिन लाया है कांग्रेस पार्टी अपना अंदर में भी, इंट्रा पार्टी। चर्चिल काउंसिल ऑफ हिंदू ब्राह्मण्स, तो कांग्रेस को बोला जाता था कि ये हिंदू ब्राह्मण्स का पार्टी है। रजनी कोठारी कांग्रेस हुआ जस्ट अ कंसेंसस बेस्ड पार्टी अंडर नेहरू। रजनी कोठारी ने बोला कि नेहरू के कारण मतलब एक कंसेंसस बैठता था उसके अंदर, यही है। नेक्स्ट नेक्स्ट पर आ जाए। इसमें इनपुट्स है तो बता दो। आई थिंक बहुत है वैसे भी। हाँ अपर क्लास 80% थे, और मतलब ये इतर है कि कांग्रेस के इतर, और उसमें भी 25% ब्राह्मण थे। और उसके अलावा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये बहुत ज्यादा अमेंडेड हुआ है, एक बार 100 से ज्यादा क्वेश्चन बार पढ़ लो ना एक बार। आप नहीं सेकंड नहीं क्वेश्चन चालू कर दिए ना? नहीं नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया जाता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था, और उसके अलावा मतलब इसके लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसमें मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी था बहुत सारे प्रोविजंस के चलते, और अमेंडमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 27 बार अमेंडमेंट हुआ है, अपने में तो 100 से ज्यादा। और यूएस कब कब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, अपने यहाँ तो अभी हाल में हुआ 1950 में। तो यही है। और मुस्लिम लीग बायकॉट किया था, उसका रेफरेंडम नहीं डाला गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे तो या तो नॉमिनेटेड थे, या ब्रिटिश इंडिया के थे तो वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। उस वक्त मात्र 5% राइट टू वोट था। तो ये सब कुछ और क्रिटिसिज्म है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज ओनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आईएनसी। हाँ सेकेंड भी मतलब यही है, अभी हम ध्यान दें कि हाँ क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसमें जोड़ा गया है सर आइवर जिन। सेकेंड में क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑक्युपाइड पेक्युलियर पोजीशन, इट वाज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, yet it was an embodiment of the revolutionary spirit of India, it was not fully representative of the people। मतलब लोगों का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब ये हर इंपॉर्टेंट पार्टी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है। इसको आप एग्जामिन कीजिए, तो कुछ पॉइंट तो उसके वाला भी जोड़ देंगे। उसके अलावा क्या है, सर आइवर जेनिंग्स बोले कि देयर आर 3 सिचुएशंस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कम्स इनटू बीइंग व्हेन देयर इज अ ग्रेट सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब आता है, जब या तो तीन तीन सिचुएशन हो सकता है। सर आइवर जेनिंग्स ने बोला है कि या तो जब बहुत भयानक ग्रेट सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो, जैसे रूस उसमें हुआ था। वेन अ नेशन थ्रोज ऑफ इट्स फॉरेन योक, कोई भी गुलाम बनाया हो उसको भगा दें यहाँ से, जैसे अपना इंडिया में हुआ था, ब्रिटिश को भगा दिए। वेन अ नेशन इज क्रिएटेड बाय फ्यूजन ऑफ ए स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट, जैसे अमेरिका में हुआ था कि हाँ बहुत सारा फेडरल। India Constituent Assembly falls under second category, although it was formed by an agreement with British government। और तो यहाँ तो अपना यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है वो शायद कैबिनेट मिशन के थ्रू बना है ना, कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही देन था। तो हाँ ब्रिटिश मतलब हम लोग पूरा अलग सा पाथ नहीं ले लिया। और ऐसे भी 1935 का एक एक्ट है, उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे हम लोग का बहुत ज्यादा हेवली इन्फ्लुएंस है। But that does not mean that it was devoid of revolutionary content। Jawaharlal Nehru spoke about the psychological evolution that the idea of constituent assembly created in the minds of Indians, that constituent assembly was not only a slogan and a creed to concretize the fundamental issue in a struggle for freedom, but also a method and procedure for the framing of constitution। नेहरू जी ने बोला कि हाँ भाई ये सिर्फ ऐसा रिवोल्यूशन नहीं, साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन, मतलब मनोविज्ञान का पूरा चेंज हो जाना इसमें। केवल इस स्लोगन नहीं था, नारा बस नहीं था इसमें, मतलब हम लोग पूरा जो भी स्ट्रगल किए थे फ्रीडम के दौरान, जो भी हम लोग को दिक्कत हुआ था उस सब कुछ को फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब में जोड़ जाड़ दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो हाँ
जेपी नारायण बोले इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंड कर्टेल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जयप्रकाश नारायण इसको क्रिटिसाइज किए। विस्टन चर्चिल तो वही हिंदू कम्युनिटी वाला बोल देंगे, सही बात है। ये संथानम थे, ये भी कोई बहुत बड़े ज्ञाता थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल पार्टीज एंड कम्युनिटीज। हाँ, इनका भी डाल सकते हैं हम लोग कोर्ट में कंक्लूजन, या जहाँ भी है इनके नाम से देखे। ये सबको, हर पार्टी को रिप्रेजेंट किया और हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। देयर वाज हार्डली एनी शेड ऑफ पब्लिकन ओपिनियन दैट वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं था, फार राइट से लेके फार लेफ्ट तक सब उधर था। कि हनुमथैया opined that the freedom fighters had wanted the music of Veena और सितार, but what they got instead was the music of an English band। तो मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि मतलब हमारे अपना कल्चर के इतर अंग्रेज से ज्यादा ही कुछ इन्फ्लुएंस हो गया है, तो सही चीज नहीं, अपना ट्रेडिशन कल्चर को छोड़ के। दैट स्पीक अबाउट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वही है, ठीक है। और एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनी पीपल प्लीज टेल। दोनों क्वेश्चन में ना जो हम्म। ओपिनियन ऑफ स्कॉलर्स है वो बहुत सारा है। अब बस अगर जेनरिक पॉइंट्स कुछ है या फिर जो करंट अफेयर से कुछ लिंक्ड है या कुछ भी अगर कहना चाहे कोई भी तो बता दो। वैसे इसमें करंट अफेयर क्या ही होगा। इसमें तो नहीं हो करेंट। हाँ, कुछ मतलब एडिशनल डाटा या कोट आपको कुछ भी लग रहा है, इंट्रो, कंक्लूजन या एडिशनल थिंग्स, एनीवन लाइक टू ऐड? दशरथ मांझी जी और एक इस्माइल जी, इस्माइली जी, आप ही दोनों तो बोलते हैं, आप लोग बोलिए। यस है सर, दोनों बोलते हैं। एक्चुअली हमारे पास इसमें ना जो बोलने का था सब बोला जा चुका है, और जेनरिक ना अभी करंट से इसको जोड़ नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि ठीक है, सही। पेक्यूलियर था सब। इंट्रो, इसको ना इंट्रो या कंक्लूजन बताता हूँ, कोई ढंग का क्या लिख सकते हैं इसमें। इसमें और ग्रैनुअल ऑस्टिन का लिख के चल जाएंगे। कॉर्नर स्टोर ऑफ नेशन, सोशल रिवॉल्यूशन स्टिल गोइंग ऑन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ठीक है, डन हुआ। और जो INM का जो हम लोगों ने जो सीखा, फिलोसफी देखा, डेवलप किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग आज भी स्ट्राइव कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन वर्क किया है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी था बढ़िया था। ऐसे जेनरिक दिख रहा है इसे। बहुत जगह का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, ओवरथ्रोन हुआ, लेकिन इंडिया का सस्टेन किया विद डिस्पाइट बीइंग डाइवर्सिटी। आइडिया एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडिया आल्सो सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितना भी ब्लेम है वो अपनी जगह, बट इट हैज़ बीन कॉर्नर स्टोर ऑफ नेशन। एक आर्ग्यूमेंट और ऐड कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोटेक्टेड आवर डेमोक्रेसी फ्रॉम द हिकअप्स ऑफ international shifting contours as well as internal disturbances. Other third world countries have मतलब third world countries में democracy has been threatened, military rule established as well as there was shift in constitutional process. तो ये पॉजिटिव चीज थी कि हम अपनी डेमोक्रेसी को और रिपब्लिक नेचर को प्रोटेक्ट कर सके बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज विजडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ओनली। यस, राइट राइट। इसमें आई थिंक एक और लाइन हम थोड़ा ऐड, यश भाई जो आपने बोला ना, इफ पॉसिबल प्लीज ग्रुप में डाल दें, हम लिख के, अच्छा लाइन था। अच्छा, एक और चीज ऐड करना है मुझे इसमें कि जो in spite of the Western scholars criticizing Indian democracy, is the India's project of democracy will not last even more than 10-15 years. In spite of that, लाइन कट गया क्या? हमें को हाँ शायद मुझे भी लगता है ऐसे। वो आएंगे। यस, he will come, he will return। हेलो, हाँ सर, क्लियर है, बोलिए। हाँ, मैं वो लाइन यही कह रहा था कि डिस्पाइट ऑफ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के 10-15 साल में हमारी डेमोक्रेसी खतरे में जाएगी। इंडिया इवन टुडे रिमेन्स द ओनली आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी इन एन अदरवाइज ओशन ऑफ ऑटोक्रेसीज अराउंड इंडिया।
सही अब है। इसमें जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ जाता। हाँ बिल्कुल यही बात है। ठीक है, चलो फिर स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, आगे चलते हैं फिर। आई थिंक हो गया ना इसमें, और कुछ कहना है किसी को? यार वैसे ये सारे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स है, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। सही है। क्या चीज पूछनी है, जैसे हम पेपर 1 पार्ट 2 में आईजीपी देख रहे हैं, इसमें आपने हाँ एक आइलैंड डेमोक्रेसी की बात किया, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन और श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस जो है वहाँ के लोगों को अभी भी डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। तो पेपर 2 का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे करना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स, यही तो इंटर लिंकेज नंबर देता है, आप कर सकते हैं। भाई आपने पूछा करना चाहिए क्या, मैं तो बोलता हूँ जितना ज़्यादा कर सको उतना बढ़िया से कर लो। बस वो है कि यार फ्लो में आना चाहिए, क्वेश्चन में फिट बैठना चाहिए। रैंडम नहीं लगना चाहिए उल्टा जितना, जबरदस्ती। हाँ, मतलब जितना तुम कर पाओ ना, एंड अगर वो फिट इन हो गया, तो मान के चलो एग्ज़ाम में तुमको ज़्यादा रिवॉर्ड देगा उसमें। ऑर्गेनिक। हाँ लेकिन यही है कि ये सब चीज आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अभी अगर आप कर रहे हो और आदत डाल दिए, या मेंटली हो चाहे राइट करके, तो एग्जाम में डला जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपका दिमाग चलता नहीं उतना। तो चलो बताओ फिर, है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर पेपर 1 सेक्शन ए की क्या थ्योरी लगा सकते हो इंट्रोडक्शन में ही, अगर किसी को दिमाग में आ रही तो? हाउ डिड यू नो? एस्टेब्लिशेस अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, मतलब डेवलपिंग, क्या कहते हैं, हॉब्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड क्या कहते हैं कि लॉक में मिनिमम स्टेट दिया था, एक सोशलिस्टिक स्टेट किसी ने दिया था क्या, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एडवोकेट किया था, ऐसे करके रिस्पॉन्सिबल स्टेट वर्ड यूज करना चाहता हूँ मैं। यार मुझे इससे बढ़िया चीज़ याद आ रही है, जॉन रॉल्स का एक है ओरिजिनल पोजीशन व्हील ऑफ इग्नोरेंस। क्या हम मतलब उसमें भी वो कहता है ना कि रैशनल एक्टर्स आते हैं, सब मिल बैठते हैं, एंड दे ट्राई टू डिसाइड द रूल्स ऑफ जस्टिस। क्या उसको कहीं लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? असेंबली वही हो रही ना, कि सब लोग मिलकर एक जगह पे आ रहे हैं, एंड दे आर हैविंग रीजन, एंड वो डिस्कस करते हैं कि भाई रूल्स क्या होने चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। पता नहीं मतलब कैसे लिखेंगे इसको, लिखना हो सर तो। लेकिन सर लेकिन ये ना व्हील ऑफ इग्नोरेंस नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ पर तो हैवी हम्म पॉलिटिकल निगोशिएशन और पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जिन्ना का काउंटर, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब देखा जा रहा था। तो ये थ्योरी थोड़ा हम लोग का ना वो एडवेंचरस हो जाएगा, एक्सट्रीमली ठीक ठीक है, एडवेंचरस। हाँ मतलब तो थोड़ा थोड़ा इस पे ना ठीक है, जनरल हाँ विल अगर डालिए। हम्म जनरल विल का थ्योरी, पॉपुलर सोवरेंटी, जनरल विल, रूसो का जाए, क्योंकि वो भी जनरल विल मामला चलता रहता है। और वो तो ये कहाँ डिबेटिंग इंट्रो में डालेंगे कि बॉडी में डालेंगे, कंक्लूजन में डालेंगे? ये शायद कंक्लूजन में जा सकता है जनरल कि व्यू ये में। जनरल विल है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये जनरल विल था, एक्चुअल विल, रियल विल। और दिस 70 ईयर्स ऑफ वर्क इन टर्बुलेंट, जो आपने आइलैंड वाला बताया, आइलैंड इन द ओशियन, वो कॉन्सेप्ट में वर्क किया, यानी वेरी गुड सर, जो भी था पेक्युलर कंडीशन में बना, लेकिन ये जनरल विल था, एक्चुअल विल। सर एक ओवर डेवलप स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है ना हमजा अलवी का, वो भी डाल सकते हैं ना? वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा ना, वो तो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में दिखता है, स्टेट में, आफ्टर 1947, आई थिंक सो। वो तो कल्चरल बात है, वो तो बहुत दिन से अपना सोशल बात है, ये तो रहेगा ही। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पार्टिकुलरली नहीं है, मतलब लिंकेज कॉन्स्टिट्यूंट है इसमें। असेंबली वाज डिलिबरेटिंग एजेंसी ना, तो आप हैबरमास का आइडियल स्पीच एक्शन दे सकते हैं, हन्ना रेंट का पॉलिटिकल जू पॉलिटिकॉन डाल सकते हैं, फिर इसका जो अभी मैंने बोला था थोड़ी देर, जनरल विल डालिए, आई थिंक ये सब जाएगा। कुल मिलाकर वो इंट्रो में क्या, डिलिबरेटिंग। इंट्रो में क्या लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में? अगर थियोरेटिकल इंट्रो देना हो तो कैसे देंगे? ये डिफिकल्ट हो गया, थ्योरी डालना हाँ इंट्रो में। डिफिकल्ट हो रहा है।
ठीक है, हटाओ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द डोमिनेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो इसमें सौरभ ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके पहले मैं शानू का इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ। इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं, अंबेडकर सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ बोरोविंग्स। कुछ और अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है कि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? आई थिंक ये बोरोइंग का नाम उन्होंने अच्छा लिखा है, मिक्स्ड बैग। शानदार इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन को देखते हुए कि एक्सटर्नल इंटरनल 1935 से लेके इंटरनल एक्सपीरियंस से लेके उन्होंने सब कुछ समराइज कर दिया एक ही लाइन में। टोन एक और अंबेडकर का स्टेटमेंट है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये हो गया सिर्फ एक्सटर्नल को समराइज करेगा, लेकिन जो इन्होंने बोला ना मिक्स्ड बैग ऑफ बोरोइंग्स, तो हम तो सब जगह से बोरो किए, अंदर से भी, घर से भी, बाहर से, तो मस्त लग रहा है। हाँ, इंट्रोडक्शन से अच्छा, इसको कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिए पॉइंट्स। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है यूएसएसआर, सोशलिज्म, तो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आए। फिर अपन यूएसएसआर से डीपीएसपी भी लिया ना? एफडी लिया, एफडी। अच्छा हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। वो तो अच्छा, नीदरलैंड डीपीएसपी तो आयरिश से लिया है ना अपन ने? आयरलैंड जी। से। ठीक है, फिर आयरिश का लिख सकते हैं। यूएसए यूके से लिबरलिज्म लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिया है, एंड पॉलिटिकल सिविल राइट्स लिए हैं। इसको आई थिंक हम सेपरेट कर सकते हैं कि यूएसए से अपन ने फंडामेंटल राइट्स वगैरह लिए, पॉलिटिकल सिविल राइट्स, एंड यूके से अपन ने लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर बाकी भी सब कुछ उन्हीं का तो है। फिर कनाडा का फेडरलिज्म लिया, अदर से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एक्सेट्रा। वीमार जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। और कुछ है क्या एक्सटर्नल जो किसी को पता हो? बहुत सारे है वैसे तो। एक्सटर्नल में ही लिखते सेकंड पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं कि अंबेडकर ने बोला था आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, ये यहाँ पर जाता। लिबर्टी, और बताओ। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंड्स। वेरी गुड। और बताओ। और याद आ रहा है किसी को ये नहीं याद आ रहा है? एक और था यार, जॉइंट सीटिंग वगैरह से छोटे छोटे पॉइंट्स भी है बहुत सारे। आई थिंक प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो भी लिया। तो इतना मतलब है नहीं जा- ना मेरे पास ऑफिस space। ऑफ वाइस हाँ, ठीक है, प्रेसिडेंट है ठीक है, यूएसए, ठीक। सिंगल सिटीजनशिप है हाँ, यूके, और रेजिड्यूरी पावर जो है वो कनाडा को दिया है। मतलब ऐसे लिख लो कि सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज जो ली हैं तो यहाँ से लिया है, क्या कहते हैं, कनाडा से। और जितना भी लिबरल या फंडामेंटल फ्रीडम देने की बात है वो यूएस बिल ऑफ राइट्स से लिया है। और स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इस तरीके की चीज़ वो यूके से लिया है। और अफ्रीका से जॉइंट ये लिया है, एक रिमूविंग एक आयरलैंड से डीपीएसपी को ऐड कर लो, और सोशलिस्टिक स्टेट से फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रोएक्टिव गवर्नेंस की बात कर लो, वो सोशलिस्टिक स्टेट्स लाइक यूएसएसआर लिख लो। 5 ईयर प्लान। हाँ, ये सब हो गया। 5 ईयर प्लान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना। फिर ये हो गया कि इसके बाद क्या आएगा, ये इतना ले लिया हम लोगों ने बहुत सारे जगहों से, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से, ये सब वगैरह। फिर अब दे देंगे कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसको अमेंडमेंट बनाने का भी प्रक्रिया देखेंगे कि अमेंडमेंट हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और फिर लास्ट में ये भी तो बोल सकते हैं कि हमने ज्यों का त्यों नहीं लिया है। It has suited the Indian interest, keeping the India's national interest at its core. जी, हमने ही गिल्ट ऑफ हेटेरोनॉमी नहीं कमिट किया है। हम लोग क्लीन स्लेट से स्टार्ट नहीं किए हैं, वो तो सही है ना। एक जो वो बोलते रहते हैं ना, गिल्ट ऑफ हेटेरोनॉमी, कभी सुदीप्तो राज भूल गया मैं, जो उनको भाई। पीछे पड़ रहते हैं, एम एन रॉय के पीछे पड़े रहते हैं ना, गिल्ट ऑफ हेटेरोनॉमी। वो बाहर से लाए, खुद को जज किए नहीं, क्या सूट करता है, ले आए। तो हमने ये नहीं किया। या और ये तो एक्सटर्नल हुआ। एक्सटर्नल में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी है,
अब ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि नॉट ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इवन द डे टू डे वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी भी हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है। करेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट भी हम लोगों ने वेस्टर्न आइडिया है, वेस्टफेलिया का, वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। और बांटना सब जाएगा, लिबरल, सोशल, कम्युनिस्ट, ठीक है, एक बार सोशलिस्ट। इंटरनल पढ़ लो एक बार। पढ़ता हूँ। इंटरनल इन्फ्लुएंस में नेहरू रिपोर्ट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, गांधीयन प्रिंसिपल्स है, डीपीएसपी, माइनॉरिटी राइट्स, सोशलिस्ट डीपीएसपी में है, कराची रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स में जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन्होंने, सोशल इनइक्वालिटी में SC/ST, वुमेन, पीजेंट्स, वर्किंग क्लास, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, सब INM का एक्सपीरियंस जा रहा है। आर्टिकल 51 में एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वसुधैव कुटुंबकम जा रहा है, जो हमारा रहा है कल सिविलाइजेशनल वैल्यू है। पार्टीशन, regionalism and consolidation of princely states, right of minorities, secularism, special provisions for certain regions, unitary form of government, इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। इंटरनल इन्फ्लुएंस में एक चीज़ और लिख सकते हैं, एक्सटर्नल में भी लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फ्रेम्ड इन द इन्वायरमेंट, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा था इंटरनली एक्सटर्नली। प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर, कैसा फ्यूचर सेट कर रहे थे, तो INM के दौरान जो हम लोगों ने फिलोसफी डेवलप किया वो फिलोसफी से गाइड हो रहे थे ये लोग। ये इनका एग्जाम्पल भी सही है, सब ये इंसिडेंट्स है या सोर्सेज हैं। और हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेप्ट करेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था, इन द इन्वायरमेंट ऑफ फियर, पोस्ट वर्ल्ड वार चल का समय था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे फोकस करना था, हॉस्टाइल्स नेबरहुड्स थे, इंटरनल में देंगे कि वीक स्टेट्स था, इंटरनली हम लोग वीक थे। तो ये सब इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे रहा। और हम लोगों ने कौन से इंस्टीट्यूशन को किस प्रकार से अडेप्ट किया, एडॉप्ट किया, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी इस पर असर किया है, इसको लिखना पड़ेगा। इन्होंने अब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने लास्ट में लिखा है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हम लोग शुरू से ही करेंगे, आवर सिविलाइजेशनल वैल्यू ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, रिपब्लिक्स, ये सब। और क्या, अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, बुद्धाज आइडिया ऑफ रिपब्लिक। हाँ बुद्ध लिखते जाइए रिपब्लिक था। हाँ, बस वहीं पर रुकना नहीं है ना सभी, हाँ वहीं पर उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर उसके बाद जो भी है हिस्ट्री से आएगा पास्ट। मोस्टली तो हमारे इंटरनल भी जो इन्फ्लुएंस हुए हैं आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ही रहा है। शायर तो भी लिख उन्होंने जो सकते हैं, उन्होंने कोट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल के टाइम पे, इसलिए इनका बस तिरुवल्लुवर, ऐसे ही बता रहा हूँ just in case। हाँ, अच्छा अच्छा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारा लाइन लिखे हुए हैं तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। The concept of democracy, representative institution, limitation on the arbitrary powers of the rulers, the rule of law were not alien to India in the very past. The concept of supremacy of dharma was hardly different from rule of law, constitutionalism और limited government. इन्होंने मतलब जो हम लोग का जो धर्मा का कॉन्सेप्ट था सुप्रीमेसी, वो अशोक वाला, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है रूल ऑफ लॉ से या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से या लिमिटेड गवर्नमेंट से। द रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया वेयर बाउंड बाय धर्मा एंड नो वन वाज एबव धर्मा। अभी भी यही है ना, मतलब अपना कोई भी किंग, मतलब सॉरी, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, तो लिंक कर सकते हैं। द ऋग्वेद एंड द अथर्ववेदा मेंशन द सभा एंड द समिति। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा और समिति का मेंशन है, तो आज भी मतलब जनरल असेंबली और समिति, तो इस तरह से मतलब हम लोग का पार्लियामेंट बना है। पाणिनि अष्टाध्यायी, कौटिल्य अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट बियर द विटनेस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल फंक्शनिंग रिपब्लिक्स ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और मतलब एक दो लाइन और बोल देते हैं। महाभारत सेज दैट एन अनजस्ट एंड ऑपरेसिव रूलर शुड बी किल्ड बाय हिज ओन सब्जेक्ट लाइक अ स्ट्रीट डॉग गॉन मैड। ये तो बेकार है।
और इसी तरह से मतलब कंक्लूजन में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। इट और एक है लास्ट लाइन, सुभाष कश्यप says that the conscious our founding fathers took a conscious decision not to make a complete departure from the past but to build on the existing structure and experience of institution already established। ये तो बहुत बढ़िया है सुभाष कश्यप। इसको एक बार फिर से लास्ट वाला रिपीट कर दो। Not to make complete departure from the past, but to make I will type टाइप कर देंगे। अच्छा लिख रहे हैं तो ठीक है, बट टू बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। ये अच्छा कंक्लूजन है मतलब। और एक बहुत अच्छा है मतलब जो हम लोग इंटरनल वाला बात कर रहे थे ना, उसमें 2-3 आप दे सकते हैं। एक धर्मा वाला डाल सकते हैं कि हाँ एशियंट इंडिया में भी धर्मा से ऊपर कोई नहीं था, तो अपने इंडिया में भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऋग्वेद वाला डाल सकते हैं, ऋग्वेद अथर्ववेद वाला सभा समिति जो हम लोग पढ़ते हैं वो डाल सकते हैं। और एक बुद्धिस्ट वाला डाल सकते हैं, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट वाला, कि जिसमें कि फंक्शनिंग ऑफ रिपब्लिक्स था बहुत सारा पोस्ट वैदिक एरा में। इनफैक्ट वैशाली जो है वो पहला रिपब्लिक माना जाता है, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक जो भी है माना जाता है हमारा। वैशाली बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, लिच्छवी गणराज्य। हाँ गणराज्य रिपब्लिक ही है। हाँ सर, आपने दृश्यम सर आपने ना एक लाइन लिख रखा स्क्रीन पे दिख रहा है, वी डिडंट कमिट गिल्ट ऑफ हेटेरोनॉमी सुदीप्तो कविराज। उन्होंने एम.एन. रॉय के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, हम उनके टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना चाहते हैं, इसलिए ना सुदीप्तो कविराज का कॉन्टेक्स्ट नाम हटा दीजिए तो कॉन्टेक्स्ट यूज हो जाए, चेंज हो जाएगा नहीं तो। हाँ वो एम.एन. रॉय के लिखे थे, हम उनका टेक्निकल वर्ड उठा लिए बस। ठीक है, नेक्स्ट करें। दशरथ भाई पढ़ लीजिए। हाँ जी। discuss the extent to which the Indian Constitution reflects successful reconciliation of alternative perspectives. The objective एक्सटेंट देखना है कि टू विच कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है रिकॉन्सिलेशन ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। तो जितने भी पर्सपेक्टिव सोशल लिबरल इनका उनका सब था, कॉन्स्टिट्यूशन पे देखते कितना होता है। The objective of Indian Constitution was twofold, that is laid down form of political democracy and ideal is to strive for economic democracy। अम्बेडकर लिखा था, इन्होंने दो पर्सपेक्टिव डाल दिए शुरू। Constitution was a consensus based document and reconciled different perspectives. As Austin says, it became cornerstone of our nation. Various alternative perspectives put forth. For example, rightists preferred presidential form of government while Nehru favored parliamentary form. Similarly, draft constitution provided for direct election of governor, but later alternative perspective of appointment by president was adopted. Similarly, women representatives like Rajkumari Amrit Kaur wanted UCC but was later put in DPSP. Certain minorities preferred separate electorate but Patel called it suicidal. Thus, reservation was provided for SC/STs. Also, alternative perspective emerged on form of federation. Rightists preferred loose federation on lines of USC, whereas leftists like Nehru Patel preferred centralized federation. यहाँ पर लेफ्टिस्ट लिखना थोड़ा चल को बात। Also, some other perspective emerged on property, पंचायती राज, preventive detention etc. Majority of provisions were adopted by consensus, reconciling alternative perspective by logic and facts. Need to appreciate the wisdom of constitution makers for providing an organic document. I think हमें आगे पढ़ लेना चाहिए, otherwise ये वन वे टाइप का चल रहा धीरे धीरे। हाँ ठीक है, nice points, but I think there should be more points on reconciliation of alternative perspective. E.G. Patel and Nehru favor unitary and K. Santhanam advocated for federal structure, so we adopted quasi-federal. I means mix of both. अच्छा इनका है, R.V. Dhulekar wanted Hindi as national language and T.A. Ramalingam English, so both Hindi and English. UCC included in DPSP kind of middle path of Buddha, golden mean of अच्छा उनका मैं बोल रहा हूँ ऊपर से। Secular state, Nehru wanted complete separation from, while rightists opposed this, emerged the idea of Indian secularism. Gandhi Sarvadharma Sambhav. Jaipal Singh Munda demanded complete autonomy of tribal areas, while Patel opposed Schedule 5 and 6 दिया, capitalism plus socialism inclined towards socialism, mixed economy. DPSP तो खुद अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव का जिनका इधर नहीं हुआ उनको DPSP में डाल डाल के अल्टरनेट किए। ठीक है, ग्रेट एडिशन।
didn't knew these names, also perfect contradiction between ideas. Granville Austin बोलते हैं the success of Constitution of India is based on framing process in which principle of accommodation is a key aspect. Austin का है principle of accommodation refers to reconciliating with apparently incompatible concepts. Example पंचायती राज, decentralization, union government as centralized authority, unitary plus federal provisions, membership of Commonwealth plus status of republican, sovereign plus article 15(1). यही है. और कुछ ऐड करना है क्या? हाँ ऐड हो रहा है इसमें. कल उन पे प्रताप भानु मेहता का एक अच्छा आर्टिकल था जिसमें उन्होंने बोला था सिंक्रेटिक एंड एक्लेक्टिक डॉक्यूमेंट. सिंक्रेटिक का भी वही मतलब है. बोलिए बोलिए सर. Every constitution represents the vision and values of its founding father and is based on the social, political and economic ethos and faith and aspirations of the people. ये बहुत जनरल लाइन है, कहीं भी घुसेड़ सकते हैं. राइट, क्या स्लाइडिंग टाइप करते हैं. वाह, हु इज दिस पर्सन टाइपिंग नाउ? प्रताप भानु मेहता वाला आर्गुमेंट रिपीट कर सकते हैं? हाँ वही खोज ही रहा हूँ, उसको प्रॉपरली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. टाइप कौन कर रहा है अभी? बहुत अच्छा टाइप कर रहा है. वही हमारे जो नेतृत्व करता है. अच्छा, सही सही सही. इन्हीं का कला का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ. हाँ देखिए, प्रताप भानु मेहता जो हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो यहाँ पर इनका ये आएगा, हम लोग जो क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में उनका पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट यूज करेंगे. इट बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिस्ट वैल्यू लाइक लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी है. इज सिचुएटेड एट क्रॉस रोड ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. Like Indian culture, our constitution is also syncretic and eclectic. Syncretic होता है वही synthesizing, eclectic में होता है उदार. तो हम लोगों ने लास्ट में syncretic and eclectic बनाया और क्रॉस रोड्स ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है. और कुछ पॉइंट्स है किसी के पास? नेक्स्ट करें क्या? जी हाँ जी, पढ़ लो यार. कौन पढ़ रहा है भाई? अच्छा, मैं म्यूट कर रखा था गलती से. ठीक है, आप पढ़िए. हाँ. इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, अम्बेडकर, नेहरू इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी तक जितना डिस्कशन कर रहे थे B2B में, तो ऐसा लग रहा था कि वो बोले कोई कुछ भी पास होगा नेहरू अम्बेडकर का लास्ट. ठीक है, अभी देखते हैं. गांधी, अम्बेडकर, नेहरू हैज नॉट ओनली प्ले. सर वो ना थोड़ा सा स्क्रीन डाउन लग रहा है. गांधी, अम्बेडकर, नेहरू हैज नॉट ओनली प्लेड crucial role in Indian freedom struggle, but imbibed with the ideals of freedom struggle, they have played role which is set reflected in supreme law of land, that is Indian Constitution. Gandhi's influence, अच्छा उन्होंने ऐसे डाला है. Although Gandhi was not part of Constituent Assembly, Constitution drafting committee, still we can see profound influence of Gandhi on Constitution. When Jagjeevan Ram met Gandhi at Wardha Ashram before taking part in drafting of Constitution, Gandhi gave talisman to him, telling that he must think about most disadvantaged section of society while forming the Constitution.
ये अच्छा पॉइंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 17 एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 40 प्रोवाइडिंग फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी, various DPSP reflects Gandhi's influence. अब अम्बेडकर इन्फ्लुएंस है। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी of constitution is known as modern Manu. He was most instrumental in shaping our constitution. Filled with principles of liberty, equality, fraternity, he has the profound impact on articles related to fundamental right 14, 15, 16. He has also opined in importance of Article 32, declaring it as most important article and constitutional body of CAG, terming it as custodian of public purse, referring it as custodian of public purse. Nehruvian influence में Nehru is considered as founder of modern India. Nehru was influenced by socialism, although his socialism was different from Marxist socialism and near to Fabian socialism. Being ardent supporter of press freedom, liberties, we can see his impact on Article 19 of Constitution. He was also supportive of Article 44 Uniform Civil Code. Constitution's socialist character is shaped by Nehru's wisdom, Nehru's version of socialism. ठीक है। Indian Constitution is like guiding light reflecting wisdom of these great people to encourage enthuse country towards a peaceful, just and progressive society. मजा नहीं है। इसके कमेंट भी पढ़ ही लेते हैं एक बार साथ में। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। This already covers many aspects that I would have covered in my answer, so instead of writing another answer. Jawaharlal Nehru, the Constituent Assembly is not merely a body of representatives but a nation on the move, throwing away the shell of its past political and possibly social structure and fashioning for itself a new garment of its own making. अच्छा, ये सब स्टेटमेंट्स हैं। Gandhi in Swaraj will not be free gift but a declaration of India's self-expression, will of the people expressed through her freely chosen representatives. आई थिंक ये तो INM के दौरान बोल रहे थे, तो चलो इनका तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वराज शुड बी कोर्ट स्कॉलर्स प्रिपेयर। ये रिप्लाई कॉपी लिंक फॉरवर्ड रिपोर्ट डिलीट। मोर एडिशन में है, नेहरू के बीइंग द चेयरमैन ऑफ यूनियन कमेटी की रोल इन फॉर्मुलेटिंग यूनिटरी फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, JK स्पेशल प्रोविजंस, J&K, स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ सेकुलर इंडिया, डिडंट वांट राइट टू प्रॉपर्टी टू बी जस्टिसेबल, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव स्कॉलर व्यू ऑन पार्ट। हाँ, इतना ही है। तो सबसे अच्छा तो गांधी वाला लगा कि उन्होंने जगजीवन राम को टेलिस्मैन दिया था वर्धा आश्रम में, और मतलब तो अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में दिया उन्होंने कि अंत्योदय वाला। टैलिस्मैन की पहली बार पता चल गई भाई, टैलिस्मैन ऐसे बना था। वही अपलिफ्टमेंट एट द लास्ट लैडर, लास्ट लैडर नहीं है, जो भी अंत्योदय है, अनटू द लास्ट, रस्किन बॉन्ड वाला। और इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी नेहरू, ये भी लिख सकते हैं कि दे वेर हैविंग नेशनलिस्ट आइडियाज, हैविंग फ्यूचर ओरिएंटेड सोसाइटी, मॉडर्न। और या जब भी लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि गांधी नेहरू, मॉडर्निस्ट नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अम्बेडकर। ये बोला जाता है कि स्कॉलर को जैसे यदि लिखते हैं तो ठीक है, क्योंकि जब वो मॉडर्निस्ट थे तभी मॉडर्निस्ट और प्रोग्रेसिव आइडियाज इंक्लूड किए कॉन्स्टिट्यूशन में। अम्बेडकर भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और लिबरल वैल्यूज के प्रोपोनेंट थे, तो उस तरह के आइडियाज उन्होंने इंटर किए। गांधी जी के पर्सपेक्टिव में यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ पर वो स्टेट को, हाँ बोल रहा हूँ अभी फिलहाल, ऐसे जैसे वो जब जहाँ पर जिस आंसर में वो स्टेट को अपोज कर रहे होते हैं ना, वहाँ लिखते हैं एनार्किस्ट गांधी, गांधी बीइंग एनार्किस्ट।
लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कौन सा रोल देंगे, वो कौन थे? नहीं देंगे तो गांधी तो ऐसे भी चलेंगे, फ्रीलांसर है, हर जगह जाएंगे। वैसे यहाँ पे गांधी के रोल को हम मतलब डीपीएसपी में उनके आइडियाज का जो इंक्लूजन है उनकी वजह से हम गिन सकते हैं ना। लाइक डीपीएसपी में भी जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है उनकी वजह से हम उसमें उनका इन्फ्लुएंस काउंट कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, उनमें तो बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है। जैसे कि कुछ को तो मैंने गांधी जी को विलेज रिपब्लिक्स पसंद आया तो नेहरू अम्बेडकर ने उधर ले आया, डीपीएसपी में डाल दिया। फिर गांधी जी को एनिमल हस्बेंड्री और एक कॉक स्लॉटरिंग भी नहीं पसंद था तो उन्होंने भी डीपीएसपी में डलवा दिया। गांधी जी को ये भी पसंद था, क्या बोलते हैं उनको, महिलाओं का उत्थान, वुमेन कॉज तो नहीं उठाया था उन्होंने, ये लिक्वर के खिलाफ थे, तो हेल्थ ऑफ द सोसाइटी भी। और वो प्रियम्बल में भी थे, डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, गांधी जी से जोड़िए, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आ जाएगा प्रियम्बल में। अब ऐसे लिखेंगे ना कि नॉट ओनली नेहरू, गांधी एंड अम्बेडकर बट ऑल other constituent assembly members were also equally capable and shaped the constitution and had their profound influence, being from diverse country, diverse section, society, part of the region जो भी सबका रहा है। और our constitution has been a consensus based document which is an enabling document and carried forward the social revolution after the successful political revolution. That's all. नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, या और कुछ है इसमें? नहीं, इतना ही होगा शायद इसमें। आगे चले क्या? जी, that would be a better idea. ठीक है, तो अपने नेक्स्ट 6 करना है ना। इसमें यश ने लिखा हुआ है, शायद पूरा आंसर लिखा है ना आपने? ये मैंने एक दो दिन पहले लिखा था, जो मेरे को लग रहा था ये होना चाहिए, तो इसमें लिख लिया था जो सुरेन का है, एक बार पढ़ लेते हैं वो। एक सेकेंड, दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, पढ़ लो दशरथ भाई, आप ही पढ़ लो। Unity and integrity of India was perhaps the single uppermost factor in the minds of constitution makers होना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर उनके माइंड्स में थे, लेकिन ये सिंगल अपर मोस्ट लिख रहे हैं, सबसे ऊपर में यूनिटी इंटीग्रिटी। चलिए बैकग्राउंड देखेंगे कि जिस इन्वायरमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा होगा। On 13 December 1946, Nehru introduced a document, objective resolution, in which unity and integrity of India are the core term. Later, this resolution in modified form took form of preamble of Indian Constitution. मैं इस आंसर में एक चीज़ अच्छा देख रहा हूँ कि इन्होंने बार बार इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है। तो यदि आप इन्वर्टेड कॉमा को यूज करते हैं उस वर्ड को, तो उसको टेक्निकल माना जाता है। यदि आप यूज करते हैं कुछ वर्ड्स, तो हम लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसको टेक्निकल नहीं बना पाते और सोचते हैं कि कोई स्कॉलर देगा तभी लिखेंगे। तो जिस तरह से इन्होंने टेक्निकल बनाया है ना आंसर को, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटर दिस रिजोल्यूशन in modified form took form of preamble of Indian Constitution. Unity
और आगे देखेंगे वो इंटीग्रिटी। यूनिटी में देख रहे हैं, यूनिटी मेनली सिग्निफाइज हारमोनी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। B.R. Ambedkar equated fraternity with unity and considered the crucial factor for the sustenance of democracy in India. Single constitution for all nation, right to equality, Article 14 to 18, Article 51 a fundamental duty, as well as restriction on Article 19 on hampering unity of India signifies the importance of unity for constitution makers. इंटीग्रिटी में देखिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी में डिफरेंस क्या है? इंटीग्रिटी तो बाद में है। इन इट मेनली डील्स विद टेरिटोरियल यूनिटी एंड कंसीडर इंडिया एज ए सिंगल यूनिट, thus called as indestructible union of destructible states. Reasonable restrictions in Article 19 hampering integrity. Article 22 preventive detentions are based on the protection of integrity. Sardar Patel is main proponent of integrity and advocated centralized structure. Thus unity and integrity have a crucial place in the democratic document of Indian Constitution. अगला आंसर देखते हैं। इनको 1976 वाला 42nd अमेंडमेंट डालना चाहिए था, इंटीग्रिटी उसी में आया ना। हाँ, प्रियम्बल में वर्ड वो तब ऐड किया था। और हाँ, और देखते हैं क्या क्या लिखे। सम पॉइंटर्स एक चीज कोई और पढ़ना चाहेगा क्या? एक और चीज की जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी जो प्रोविजन डाला गया है कि अगर वो इंटीग्रिटी को हार्म करता है तो वो हम नहीं गिनेंगे, मतलब वो फंडामेंटल राइट उसमें अप्लाई नहीं होगा कि जहाँ पे नेशन की इंटीग्रिटी हार्म हो रही हो, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा था, तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं ना जी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टेक्निकल टर्म में बोलिएगा उसको। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का एक फैक्टर है वो। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन ए फार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जो शार्दुल की कमेंट है कोई पढ़ेगा क्या? एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर? काइंडली वॉलंटियर। हाँ, मुझे भी आप ही का नाम याद आ रहा था, अभी आपका बोलने वाला। चलिए आगे बढ़िए सर। हाँ, यूनिटी ऑफ इंडिया अपर मोस्ट फैक्टर जो बात कर रहे हैं इसमें, इसका रीजन ये बता रहे हैं। इंडिया विटनेस द हॉरर ऑफ पार्टीशन एज अ यंग नेशन and there was an insecurity in the minds of constitution makers regarding the territorial unity of the nation. The public at large also found it hard to accept that the motherland had been partitioned, as was witnessed in the maps of India up until late 50s showed undivided India. This was a key concern for constitution maker. तो ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई जो आजादी के टाइम पे सिचुएशन था, मतलब राइट, तो वो कंपेल कर रहा था हमें कि हम इसको एक कंसर्न की तरह ले, राइट। देन prevent vulcanization of the subcontinent. When the British paramountcy left after the passage of Indian Independence Act, all 540 princely states थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहे, हाँ, got freedom. They were free to either join India or Pakistan due to the pro-people stand of the Congress with demand for popular elections. Princes were favoring joining Pakistan, which tactfully assured them ruling right within Pakistan, right? It was only due to skillful maneuvering of Sardar Patel. तो उनका ये मतलब एक तरह से टैक्टिक कहा जा सकता है, राइट, that India managed to convince all except Hyderabad, Junagadh, Kashmir. और उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ वो बैकग्राउंड स्टोरी पता है ऑलमोस्ट सबको, है ना। To exceed the India to India, the remaining 3 needed police actions, right, and कहाँ चला गया, गायब हो गया वो तो। जी वो आएंगे, लेकर आएंगे उसको। ओके, हाँ, यहाँ पे थे हम। टू एक्सीड इंडिया, द रिमेनिंग 3 नीडेड पुलिस एक्शन एंड जो हैदराबाद में हुआ, पीपल्स मूवमेंट जो जूनागढ़ में हुआ, एंड अ फुल फ्लेज वॉर जो कि कश्मीर में हुआ, राइट, whose repercussions are still felt, right? अब हम ये बात कर रहे हैं द नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट। Thus, due to above mentioned factors, unity and integrity of the young nation was of foremost importance to the constitution makers.
they framed Article 1, 2, and 3 in such a way to give central government power over the state who were merely to be administrative units as far as the national sovereignty was concerned. Article 1 called India, that is Bharat, will be a union of state, and B.R. Ambedkar called it an indestructible union of destructible state. ठीक है, तो ये पूरा एक तरह से मतलब उस तरह से आंसर हो गया। क्या रीजन थे, क्या उस समय सिनारियो था जिसके कारण ये यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ध्यान में रखा, राइट? गौरव भाई आपने अच्छा पढ़ा, मतलब हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं। इसका मैं पढ़ रहा हूँ फिर से। प्रियम्बल से शुरू किए। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एडवोकेट्स टू प्रिवेंट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया and give it highest priority. The divide and rule policy of British and horror of partition further aggravated the priority of unity of India. Sardar Vallabhbhai Patel in the Constituent Assembly has argued that no man can जो भी है harm territorial unity of the nation remains the litmus test of sovereignty of the nation. To chart the path of growth and development, man must first protect her borders and ensure unity and integrity. This view was also नेशन होगा यहाँ पे, nation must first protect her borders and ensure unity and integrity. सही बोल रहे। This view was also shared by the father of the constitution, B.R. Ambedkar, who argued that without fraternity the idea of equality and liberty cannot be fully achieved, yet cannot be sustained. He called them as trinity of constitution for peace, harmony and development of nation. Constitutional federal provisions of integrated judiciary, office of governor, all India service etc. reflect the demand of unity and integrity of India by the constitution maker. Later by 42nd CA Act, the idea of integrity was explicitly added to preamble to reflect the aspiration of rising India. बढ़िया। From Nehru to Indira Gandhi and Modi, all has advocated unequivocal support for the constitutional idea of maintaining the integrity of India. Recently, Government of India has scrapped Article 370 to further realize the spirit of Constitution, and the constant commitment of the government with respect to Aksai Chin and POK 2 must be realized soon. Also, as Gandhiji has put forth that no nation can live happily without social and cultural integration, the idea of unity and integrity needs to be expanded to her people and culture. ठीक है, एडिशन दे रहे हैं कोई यूनिटी में डिबेट फॉर कॉमन लैंग्वेज हिंदी एज यूनिफाइंग फैक्टर, आर्टिकल 44 यूसीसी फेडरलिज्म हम लोग ऊपर देखे हैं, दैट डज नॉट नेसेसरी, उसको जेंडर पे रखेंगे, ह्यूमन राइट पे। इंटीग्रिटी में दे रहे हैं डिक्लेयरिंग इंडिया एज सोवरेन स्टेट, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें मैं ही ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन ने एक टोन सेट किया कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वाज परहैप्स द सिंगल मोस्ट, तो हम लोग ठीक है क्वेश्चन को टोन से थोड़ा डिफरेंट होकर भी जाते हैं कि बिसाइड दिस देयर वाज आल्सो मैनी इंपॉर्टेंट फैक्टर या मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर थे, जिसमें यदि एक वर्ड में बोले तो वो था सोशल रिवॉल्यूशन, इंक्लूजन, माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन। हाँ, उस सब सोशल रिवॉल्यूशन में सर एक वर्ड में सब आ जाएगा। और उसके बाद उसको यदि स्पेसिफाई करते जाते तो ये भी एक फैक्टर था हमारे, वो भी माइंड में था। स्कॉलर भी है ना, कोई स्कॉलर भी जो कहता है ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्टिन है क्या वो? शायद ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रताप भानु मेहता इनेबलिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो किसी भी स्कॉलर का व्यू पॉइंट लिख दो एंड देन कह दो कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो ठीक है, दे आर वन ऑफ द फैक्टर्स, बट इससे भी अलावा बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे सोशल रिवॉल्यूशन हो गया, माइनॉरिटी वाला प्रोटेक्शन हो गया, फिर इंक्लूजन ऑफ एवरीबॉडी, मतलब 2-4 कॉमा लिख करके लिख दो। हाँ अच्छा सही मिल जाएगा। और इन्होंने लास्ट में करंट से अच्छा लिंक किया, लास्ट में अभी तक आर्टिकल 370 से जोड़कर अक्साई चीन वगैरह से यूनिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। हो गया ना ये क्वेश्चन? हाँ, आई थिंक इट शुड बी देयर। ओके, कमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंसर्न ऑन सोशल इनइक्वालिटी। अच्छा, दिख रहा है क्या? आवाज आ रहा है क्या? हाँ, दोनों क्लियर है। हाँ, ये मैं तो कमेंट ऑन इंडियन
constitution maker concerned on social inequality. ठीक है. According to Pratap Bhanu Mehta, Indian constitution is not an ordinary document. It tries to transform the traditional society into modern one. Thus, it brings social revolution. Social inequality is inequality which is basically due to social status of different caste, religion, culture, language in society. B.R. Ambedkar is the prominent leader who addressed the prevailing social inequality and made the provision to safeguard the interest of these vulnerable sections. Article 17 which prohibit untouchability, Article 14 right to equality, Article 15 and 16 which are the provision of positive discrimination. इसको affirmative action लिखना चाहिए था to fill the gap among different sections of society. Nehru also advocated the rise of rights of minority, Article 29-30 reflected in the special provision for minority in Constitution. And Constitution not only provides safeguard for religious minority but also for linguistic minority. ठीक है, तो however some leader demand provision for economic demands provision for in however some leader demands provision for economic equality होना चाहिए rather than social. ये पता नहीं क्या लिखा. This demand could not be accepted because of complex criteria and existing economic condition of country. It only mentioned in DPSP Article 38B. Okay. तो विजन ने कमेंट किया कि स्कोप फॉर बेटर इंट्रो एंड कंक्लूजन स्टार्ट विद फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी कास्ट बेस्ड predominantly gender based. Needed to address add preamble equality of status and opportunity. Article 15(2) prohibition on discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth, access to public places. Provision for reserved seats in constitution. So ये 2 पॉइंट है. कुछ कमेंट करना है तो बताओ. मेरे को इंट्रोडक्शन में लगता है इट एम्स टू ब्रिंग सोशल रेवोल्यूशन होना चाहिए और कंक्लूजन में मेरे को थोड़ी लाइन इसकी अजीब लगी. बाकी आप भी बता सकते हो. इंट्रोडक्शन तो शुरू वाले ने ठीक दिया था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ट्रांसफॉर्मिंग कहने का मतलब ये कि पूरा प्रिज्मेटिक सोसाइटी नहीं ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्न बना रहा है. तो अच्छा है कि क्वेश्चन को शूट कर रहा है कि कमेंट ऑन सोशल कंसर्न्स ऑन सोशल इनइक्वालिटी है कि नहीं. मुझे ऐसा लगा. कंक्लूजन में अंबेडकर ने डाल सकते क्या हम लोग, जो मैंने अभी कमेंट करा है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट विदाउट सोशल डेमोक्रेसी बेस. फिट है, अच्छा है मेरे हिसाब से. हाँ, ये भी सर ये लिख देंगे एंड फिर अपन जो इंडियन गवर्नमेंट के करंट स्टेप्स है ना, जो करंट अफेयर्स में चलते हैं सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, हम लिख देंगे कि मतलब ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना काम कर दिया सोशल इनइक्वालिटी के लिए. हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन डैश स्टेप्स टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी. हाँ, एलजीबीटी वगैरह का जो हो गया ऐसे लिखेंगे सर. सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव डन. हाँ, सक्सेसिव गवर्नमेंट. हाँ, ऐसे लिखेंगे. With increasing strength of the nation and resources at disposal, it has always strived to remove the social inequality. And with this social inequality, political and economic inequality is also मतलब at the agenda of our successive governments have always been the agenda of. ऐसे लिखेंगे. तो ठीक है, उनका सोशल इक्वालिटी कंसर्न था तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू दिखा देंगे. प्रीएम्बल में भी कंसर्न था. अच्छा, ये चीज़ और बोल रहा था जेनरिक चीज़ कि जैसे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंसर्न है उधर था यूनिटी इंटीग्रिटी, इस बार आ गए सोशल इनइक्वालिटी पे. अब अगला बार आ जाएंगे वो कुछ और पे. तो हम स्टार्ट करेंगे कि पहले प्रोविजन की प्रीएम्बल में क्या रखा उन्होंने, फिर रखेंगे कि यदि माइंड में मेमोरी में रिकलेक्ट करेंगे कि आर्टिकल 1 से 345 तक उनका क्या है, फिर देखेंगे जुडिशरी का क्या, फिर देखेंगे कि उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया विद सक्सेसिव एफर्ट डाला गया विद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जुडिशरी, इन प्रैक्टिस क्या हुआ आज तक और व्हाट इज येट टू बी अचीव्ड. लास्ट में 2-3 लाइन में इतना चला जाए बस. एग्जामिन ऑफ इसमें हम लोग मोतीलाल नेहरू कमेटी है. हेलो, मोतीलाल नेहरू
1928 report declared that the first concern of people of India was to secure justiciable fundamental human rights. Interestingly, 10 of 19 fundamental rights incorporated in Nehru report appeared in constitution substantially unchanged. और एक है कराची कांग्रेस रिजोल्यूशन 1931 contain a specific enumeration not only of fundamental rights but also of fundamental duties. Several of the social and economic rights measured in 1931 resolution found expression in DPSP. So, and nearly 75% of constitution can be said to a reproduction of Government of India Act 1935. तो शायद ये भी ठीक है, किसी और को कुछ ऐड करना है? नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा अब? पढ़ू के हेलो क्रिटिकली एग्जामिन हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है। Critically examine the impact of national movement on the making of Indian Constitution. National movement acted as a process where people developed a vision for the independent India. This manifested during the formation of Indian Constitution. National movement helped people develop political consciousness and understanding about democracy has developed. Principles of electoral politics had rooted in a glimpse of this devel- uh, a glimpse of this development was seen in Nehru Report in 1928. Thus, when the proposal of universal adult franchise rose, it was adopted with the consensus. But national movement couldn't find an overarching influence as many members of the Constitutional Assembly were dissatisfied with the restrictions imposed on the fundamental rights. Also, the Congress didn't adopt linguistic states even when the provincial committees of Congress were set up on linguistic basis. However, the values mentioned in the preamble are mostly inspired by the national movement, latter supported by the fundamental duty mentioned in Article 51B. आगे भी पढ़ती हूँ। Indian Constitution is the bedrock of the nation. It is formed by well deliberation, discussion, and debate of our freedom fighters who put their experiences of national movement in making of the Constitution. Indian Constitution reflects the warmth of freedom struggle, as Granville Austin has said that constitutional provisions and its foundational principles are nothing but the aspiration demanded by nationalist leaders. Freedom of speech and right to equality was demanded by INC in its Karachi session 1931, and the idea of joint electorate with reservation was propounded by Nehru Report of 1928. Also, unity and integrity of India was kept as a hallmark pillar of constitutional India. It is said that reason for unitary feature of Indian constitution are byproduct of their experience during freedom struggle. The constitution envisages united India and opposes any divide and rule policy adopted by British. Further, socialistic ideas like state control economy, proactive approach for development of women and children were also the influenced by the demand for social and economic equality along with the political equality, uh, universal adult franchising. However, few constitutional features were antithetical to the experience of nationalistic leader. Article 352 National Emergency 2 baby provision made part of non-enforceable DPSP reflect the colonial mindset to the rule the independent India. Moreover, presence of sedition criticized by Gandhi as anti-democratic and section 377 were not removed post-independence. In lieu, if such acts K. Hanumantia
has argued this is the exact constitution that Gandhi did not want, but organic and evolutionary nature of the Indian constitution as an impact of Indian freedom struggle protected and defended the country for emerging challenges. Hence, Indian constitution as, as a legal sacred document came as a byproduct of struggle and aspirations of our leaders of national movement. मैकेवली उन्होंने लिखा है मोतीलाल नेहरू कमेटी secure justiciable fundamental human rights Karachi Congress Resolution 1931 also mentioned about fundamental duties added by 42nd Constitutional Amendment Act several DPSP also 1935 Government of India Act also to pacify Indian freedom struggle 75% of constitution from here. मैम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब इनको समराइज करेंगे ऊपर से। तो इसे समराइज करना है कि इसमें कैसे करेंगे इसको सब? मैंने जो बोल्ड वाला नहीं है तो करना मुश्किल हो जाएगा, बट आई कैन ट्राई। नहीं समराइज नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, कंटेंट तो आ ही गया है। ठीक है। जैसे हाँ, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो फिलोसॉफी पर इंडियन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्मेशन पे ही देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के थ्रू आया, बहुत अच्छे से एफर्ट डाला गया, लड़ाई किया गया तब आया। फिर उसके कंपोजिशन पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंट्रो में हम उसका डाल सकते हैं क्या? बिपिन चंद्रा बोलते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट इज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर मास मूवमेंट हुज वार्मथ कैन बी फेल्ट इवन टुडे, एंड देन वी कैन से कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ वैल्यूज थे जो कि डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, मतलब वही सब कुछ, इनजस्टिस वगैरह। बहुत शानदार आपने बताया। और जो वार्म फील कर रहे हैं ना अभी तक, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का भी। हाँ, मैं तो स्कॉलर बना तो लिख दूंगा कि यदि उन्होंने गर्मी दिया तो ये ओवन है जो अभी तक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। वाह वाह वाह, क्या क्या बात है। अच्छा सही है, सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक नहीं, अच्छा है, स्टेटमेंट भी अच्छा है, उसके साथ ओपनिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, भाई रिपीट कर दो प्लीज, हमने सेंस ऑफ ह्यूमर मिस कर दिया। टोन आपने ही सेट किया कि जो उन्होंने बोला ना, बिपिन चंद्रा ने शानदार बोला, और वो जो वार्मथ फील कर रहे हैं ना कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ने जो आग लगाया, जो हीट पैदा किया, एनर्जी, वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही वो ओवन बना हुआ, उसी के थ्रू हम आज तक फील कर रहे हो गर्मी, हीट, वार्मथ। वाह 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 वाह, थैंक यू। तो वो आपका स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सूटेबली ओपन करेगा, क्यों सम कर दिया, पूरा समराइज कर दिया। अब हम लोग देखेंगे हाँ, और कोई इंट्रो में डाल सकते, मतलब इसमें ये इंट्रो करेंगे एंड देन विल गो ऑन टू एक्सप्लेन कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ बेसिक वैल्यूज थे, प्रिंसिपल्स थे, उसको थोड़ा बहुत कॉमा करके लिख देंगे एक पैरा में, एंड देन विल गो ऑन टू ऐड जो इस क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, वही सब कुछ भी बताएंगे। भाई ये आर्टिकल है, ये इस वैल्यू से दिख रहा है, ये आर्टिकल है, इस वैल्यू से दिख रहा है। जी, लिबरल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, और सोशलिस्ट वैल्यूज लिबरल हो गया, इकोनॉमिक फ्रीडम, ऑटोनॉमी, स्वराज। तो जो हम लोगों ने वहाँ से जिस चीज़ को पाने के लिए फ़ाइट किया, जिस तरीके से, जिस वैल्यूज बेस्ड फाइट किया, जिस मीन्स और मेथड से फाइट किया, वो सब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा। जिस आइडियल्स को चेरिश करने के लिए वी फाउट द ब्रिटिशर्स, वी पुट देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन या कुछ और बाकी है? इसमें वो ठीक है सर, ऐसे ही कर सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं कि शुरू में
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेकिंग पे भी उनका असर रहा। हम लोगों ने सभी को इक्विटेबल और इक्वल प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया और सक्सेसफुल भी रहे, और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पे भी दे देंगे। 15 उसका नंबर का क्रिटिकल क्वेश्चन है ना। उसका क्रिटिकल एवेल्युएशन भी तो करना है, मतलब एक दो लाइन उसका क्रिटिकली एवेल्युएशन भी करना पड़ेगा, हाँ तब हाँ, जाके मैं वो पूरा सही होगा। कह रहे, सही कह रहे। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में तो एक तो रेडीमेड आता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में उन्होंने ऑलवेज, मैंने सिविल लिबर्टीज के नाम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को हमेशा विरोध किया, और फिर भी उन्होंने डाल दिया। बोलेंगे कुछ एनामोलीज रहे हैं। और कोई एग्जांपल? बोरो अप किए 1935 से, ऐसा लग रहा है मेरे को। कुछ कुछ ऐसा डाल सकते हैं, नेशनल मूवमेंट की जगह में हमने बोरो अप भी किया है उनकी आइडियाज को ही, ये भी डाल सकते हैं। और मतलब जिस कानून का यूज किया गया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ, उस कानून को रिपील नहीं किया गया। हाँ, 124 सेडिशन एक्ट भी रखेंगे। बिल्कुल सही, शानदार मार दे रहे हैं आप। आर्केक लॉज आज भी एग्जिस्ट करते हैं ना, पुराने पुराने लॉज हाँ, जो। उसको बोलते हैं सर, पहले पढ़े डिस्कस किए थे कल परसों, विक्टोरियन लॉज स्टिल प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी इन फॉर्म ऑफ आईपीसी। उसको ऐसे बोलते हैं, विक्टोरियन लॉज नहीं बोलिए, उसको बोलते हैं विक्टोरियन मोरल सिस्टम बेस्ड लॉज। आर्काइक लॉज भी बोल सकते हैं उसको ना, आर्काइक लॉज। हाँ, आर्काइक हाँ, लॉज तो हो वो ही भी जाता है। आर्काइक है ये पूरा। आपने क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं जो आईपीसी और जो लॉज बने थे ना उस टाइम, जैसे विक्टोरियन मोरल इसलिए बोले ना, ये क्या बोलते हैं, एलजीबीटी को राइट्स नहीं दे रहे थे, ये उनको राइट्स नहीं दे रहे थे, क्या बोलते हैं, सेम सेक्स और व्यभिचार, उसको क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन को। तो ये विक्टोरियन मोरल सिस्टम बेस्ड था। अरे एक सेकंड, बस हमें ना इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चाहिए जो कि नहीं आने चाहिए थे बट आ गए फिर भी। ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो बताओ, क्योंकि क्वेश्चन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन सर। ठीक है, और मोस्टली 1935 से बोरो किया है, वो 1919 था। मतलब एक तरीके से नेहरू रिपोर्ट जो था वो तो थोड़ा बहुत है ही है, लेकिन वो वेस्ट का इन्फ्लुएंस भी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन वेस्ट का इन्फ्लुएंस भी आइडियाज के। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, नॉट ओनली इंडियन नेशनल मूवमेंट बट बाहर का भी इन्फ्लुएंस आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, एग्जैक्टली। एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, परसों तरसों बैक टू बैक B2B में डिस्कस कर रहे थे कि ये ब्रिटिश हेजेमोनी कंटिन्यू रह गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, INM से ट्रांसफर होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आ गया। उनका सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सिस्टम ऑफ थॉट, उनका आइडियोलॉजी। चूंकि बहुत सारे लॉयर्स थे तो इस तरह से भेगली मतलब फ्लावरी लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया जो आम आदमी को समझ में ही नहीं आए। मतलब कुछ नहीं, ज्यादा ही ये लेंदी। पैराडाइज आइवरी सर, क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट है हाँ, ना, उसको एग्जैक्टली क्रिटिकली एग्जैक्टली एनालाइज करना है। एग्जैक्टली इम्पैक्ट को हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं। हाँ हाँ, ये भी है। कि जो INM से हम सीख रहे थे और बोले थे हटा देंगे, आज़ाद भारत में नहीं रहेगा, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया उसको। तो सबसे पहले तो याद आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। बार बार लक्ष्मीकांत भी लिखता है कि आयरोनी है। इमरजेंसी प्रोविजन भी बोल सकते हैं ना, इमरजेंसी प्रोविजन भी बोल सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस भी बोल सकते हैं। और क्या कुछ किसी को ऐसे भी याद आ बोल रहा है सकते क्या, हैं। इमरजेंसी प्रोविजन को किसने अपोज करा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? तो अभी खोज लेता हूँ। डेड एक चीज लेटर और लिख, किया था अम्बेडकर ने, इसको डेड लेटर कहा था। वो हाँ, वो आर्टिकल फेवर में नहीं 356 गया था। था। वो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल था सर, डेड लेटर होकर लेटर। ठीक है। और एक चीज और लिख सकते हैं कि INM से हमने बहुत चीज सीखा, लेकिन उसको जस्टिसिएबल नहीं बनाया, पार्ट 4 में रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी क्रिटिकली एग्जामाइन कर सकते हैं। इमरजेंसी को काउंटर करते हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा।
आई थिंक यहाँ पे टॉपिक 2 के क्वेश्चन तो खत्म हो रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। जी